अभी कल ही मैंने सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो तैयार किया था जिसमें सब कुछ मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था और इंग्लिश मैटर था, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी मैटर चाहिए। तो आज का वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, बट ये सीबीएसई बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 18 मार्क्स को पेपर देना चाहते हैं और वो हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली भी सीबीएसई बोर्ड में हिंदी मीडियम वाले पढ़ाने वाले कम है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी किसी से पीछे ना रहे, आपको कंप्लीट मैटर प्रोवाइड किया जाए, वो भी हिंदी में, और वो मैं आपको दूंगा डेली। इंग्लिश का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, साथ साथ आएगा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपको अगले कुछ दिनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने हैं, क्योंकि टॉपिक का पता रहेगा तभी हम जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना है, लेकिन हमें पता तो चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किन किन टॉपिक से बनता है। तो आज की इस क्लास में मैं वो हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। सीबीएसई बोर्ड ने एक चीज किया है ना, अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, अब जो है एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट दे रखता है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 3 क्वेश्चन दे दिया, एक नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको यहां समझना होगा हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें सबसे ज्यादा फोकस करने हैं, जिससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, किससे केस बन सकते हैं, किससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर टू चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ये कुछ चैप्टर वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, अच्छा लगता है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। यहां पर स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। 2 बुक है आपके पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में टोटल मिला के है तो बड़ा चैप्टर, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वाला चैप्टर 10 मार्क्स का है, जिसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं, 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। कभी कभार इससे रिलेटेड आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि राष्ट्रीय की गणना कीजिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, दिए गए आंकड़ों से राष्ट्रीय की गणना करने वाला क्वेश्चन, और राष्ट्रीय गणना करने की जो विधियों की बात करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय याद करने की 3 विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? उत्पाद विधि, जिसको मूल्य वृद्धि कहते हैं, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक वीडियो भी दूंगा, जहां पर पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आय विधि की सावधानियां समझना है। आय विधि क्या, अब सभी विधियों के द्वारा राष्ट्रीय की गणना कैसे की जाती है, उन सावधानियों को पढ़ेंगे। सावधानियों के मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आय की गणना करते वक्त किन मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए और किन मदों को शामिल ना किया जाए, इनको पढ़ा है। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विच आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट है एक टॉपिक और आता है एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट, वो है जीडीपी और एनएनपी के बीच में अंतर पूछा जाता है, और ये कई बार पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, एनएनपी का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर जरूर पड़िएगा। हालांकि आपको इसकी आटो के आटो अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आने के चांस इन दोनों के ज्यादा है, लेकिन 8 अवधारणा है, 8 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, एक तो क्वेश्चन आता है चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। वहां पर आपको एक ये वाला सर्किल बनाना होता है कि उत्पाद से आय का जन्म होता है, आय से व्यय का जन्म होता है, और ऐसे उत्पादन। लेकिन जब 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पर 2 क्षेत्र यानी कि फर्म और दूसरी तरफ होता है आपका परिवार, इन दोनों के बीच में किस प्रकार रिलेशन है। ठीक है, परिवार से फर्म को आता है विभिन्न प्रकार के साधन, ठीक है, जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, और फर्म इसका प्रयोग करके उत्पादन करते हैं वस्तु और सेवाएं। परिवार से यहाँ को आता है क्या चीज, मौद्रिक भुगतान, और यहाँ से यहाँ को जाता है साधन भुगतान। तो ये जो प्रभाव होता है 2 क्षेत्रों के बीच में, यहाँ पर दोनों क्षेत्रों की भूमिका का वर्णन करना है, दोनों क्षेत्रों के बारे में एक्सप्लेन करना है, तब जाके ये कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ इन 4 टॉपिक के अलावा कुछ छोटे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, वो भी मैं बता दूं कहीं वो छूट ना जाए। जैसे सबसे पहला आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, वस्तुओं के प्रकार, खासकर अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, और मध्यवर्ती वस्तु,
इनके मीनिंग के साथ साथ इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा एक चीज और है, उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुओं के बीच में भी अंतर पूछा जाता है। इन दोनों के पढ़ने के बाद एक टॉपिक और है मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के भी अंतर पूछा जाता है। और साथ ही साथ एक और है, उसको बोलते हैं स्टॉक एवं प्रवाह, स्टॉक एवं प्रवाह। तो इन चार टॉपिक के अलावा ये चार जो छोटे टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट में आ सकते हैं, 2 नंबर में या 1 नंबर में आ सकते हैं, तो इन चार टॉपिक को इस चैप्टर से आपको पढ़ लेना कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय वाले चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। इसका आपको एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपको शॉर्ट या लॉन्ग में मिलेगा जरूर। ये चैप्टर एग्जामिनेशन में करीब 6 मार्क्स के हिसाब से आता है, 6 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। ठीक है, चैप्टर हिसाब से देखा जाए ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला चैप्टर होता है, जिसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने क्लियर करना है। उसमें पहला टॉपिक है जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख। वाणिज्यिक बैंक को हम व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन कैसे किया जाता है? साख का सृजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर व्यापारिक बैंक प्राथमिक जमाओं को साख जमाओं में बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर साख सृजन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताना है, या कभी कभी आपको प्रक्रिया ना पूछ के साख कितना कैलकुलेट हुआ है अंतिम साख का, या फिर कुल साख कितना हुआ वो कैलकुलेट किया जाता है। और अंतिम साख कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, के मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट। मतलब एक अर्थव्यवस्था में कितना पैसा जमा हुआ है और उसको के से मल्टीप्लाई करने पर पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कितना पैसा यहाँ पर व्यापारिक बैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो के है, के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/r, कहीं कहीं इसको LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में बताना है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, हालांकि केंद्रीय बैंक की प्रमुखता आपको 6-7 कार्य दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय बैंक के कार्यों की बात करते हैं तो कुछ कार्य है, जैसे नोटों का निर्गमन, नोटों का निर्गमन। दूसरा हो गया आपका बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। तीसरा हो गया आपका सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर। और चौथा हो गया अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता। आपको इन चारों फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। लिखा आता है अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक किस प्रकार से कार्य करता है, समझाइए। बैंकों के बैंक से आप क्या समझते हैं, या फिर नोटों का निर्गमन किस संस्था के द्वारा किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इस प्रकार से इन चारों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 1 या 2 टॉपिक आ सकता है जिससे फिर क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या दर होता है। रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करती है प्रतिभूतियों के बदले में, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो रेपो रेट होता है जिस दर पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने पास जो अधिक जमा होता है उसको केंद्रीय बैंक के पास कुछ समय के लिए जमा करती है, बदले में केंद्रीय बैंक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आरक्षित अनुपात, CRR SLR बढ़ने का प्रभाव। अगर CRR और SLR को बढ़ा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर होता है वो बढ़ जाएगा, जैसे ही ब्याज दर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। तो ये टॉपिक है जिन टॉपिक के बारे में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। कोई डाउट है मुझसे पूछना है। हालांकि इन सभी को चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा। मैं कल से हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बता दिया कि सर इतना ही छुट्टी, नहीं। आपको मैं बता रहा हूं कि आप अपने हिसाब से क्या क्या पढ़ोगे। बाकी मैं टोटल हर एक चीज पढ़ाऊंगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इवन केस स्टडी वाले क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो प्रीवियस कुछ ईयर में आपसे पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम के साथ साथ ये एक चैप्टर है जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस डायग्राम वाले क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से कम 3 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के करीब 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम 12, उससे ज्यादा तो नहीं होता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन लगभग 12 नंबर तक क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से पूछ लिया जाता है।
तो ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से होगा जब इस चैप्टर को बताऊंगा, मैं आपकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है मुद्रा स्फीतिक अंतराल, ठीक है, स्फीतिक अंतराल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिक मांग के रूप में भी जानते हैं, अधिमांग, एक्सेस डिमांड, ठीक है। अल्प मांग यानी कि न्यून मांग, इसको बोलते हैं हम अविस्फीतिक अंतराल। अब स्फीतिक अंतराल, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, इनका अर्थ इसे किसे कहते हैं। जैसे ये पोजीशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में कम होता है। तो आपको पढ़ना इसका अर्थ क्या है, ठीक है। साथ ही साथ इसके उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है, और इनको दूर करने के कौन कौन से उपाय है, मेजर्स है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो इन दोनों टॉपिक को 100% पढ़ना है, क्योंकि मेरी 100% गारंटी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में या 4 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका एडी और ईएस द्वारा संतुलन आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। एक ऐसा बिंदु जहां पर एडी और एएस दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं, और इसका निर्धारण इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था में सामूहिक पूर्ति है, एएस है, और ये सामूहिक मांग है, एडी। जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, बिंदु ई, इसी बिंदु को हम जो अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं। इसी बिंदु पर ये होता है पूर्ण रोजगार बिंदु, जहां पर सभी लोग जो कार्य करने के इच्छुक है सबको कार्य मिल जाता है, पूर्ण रोजगार कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है एक्सेंट और एक्सपोस्ट में क्या अंतर है। जब एक्सेंट की बात करते हैं मतलब ये प्रपोज होता है, क्या होता है, प्रपोज, आने वाले का, भविष्य से संबंधित होता है, या अनुमानित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुमानित। जैसे एक्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब भविष्य के लिए किया जाने वाला निवेश। एक्सपोस्ट का मतलब होता है वास्तविक, जो हो चुका है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, हालांकि ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है, एक इकोनॉमी में अगर एक्स एंड सेविंग एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कैसे दूर करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में सेविंग ज्यादा है, इसका मतलब होता है एएस इज मोर देन एडी, और ये इस पोजीशन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कौन सी मांग है, न्यून मांग है। कौन सी मांग है, न्यून मांग हो, तो न्यून मांग का अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है, आगे आने वाले टाइम में मंदी होती। तो आपको ये डिटेल से समझना होगा, और इस चैप्टर को भी मैं डिटेल समझाऊंगा, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ सबके हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर कोई टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने डिटेल से पूरा मैटर तैयार कर रखा है, आपको हर एक चीज मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे सके हिंदी मीडियम के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का मैंने पूरा प्रॉपर लिंक दे रखा है, ताकि वहां से आप अपने तैयार कर सके। सरकारी बजट किसे कहते हैं, सरकारी बजट, हालांकि इस चैप्टर से भी करीब 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, लेकिन इसमें एक टॉपिक ऐसा है, ये वाला टॉपिक बजट घाटा, जिससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे की गणना कीजिए। राजस्व घाटा वो घाटा होता है जहां पर केवल और केवल किसके शामिल किया जाता है, राजस्व व्यय और राजस्व आय, ठीक है। राजकोषीय घाटा वो घाटा होता है जहां पर शामिल किया जाता है सभी प्रकार के व्यय, यानी कि राजस्व और पूंजीगत दोनों, और उसमें सभी प्रकार के आय को शामिल किया जाता है, केवल किसको छोड़ के, उधार को छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक घाटे का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, ये बताता है अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक कितना घाटा हो रहा है, जिसके लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ब्याज भुगतान बाहर जाता है, उसके अलावा जो बचता है वो देश के लिए लगता है। तो आपको ये चैप्टर भी 100% पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद होता है संतुलित बजट गुणक। क्या होता है संतुलित बजट, एक ऐसा बजट होता है जहां पर बजट आय और बजट व्यय दोनों ही बराबर होता है। हालांकि ये टॉपिक एक आध बार पूछा गया है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर होता है। ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के द्वारा सामान्य कार्यकलापों द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे संपत्ति और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कर प्राप्तियां होगी, गैर कर प्राप्तियां होगी, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिससे या तो संपत्तियां कम हो जाती हैं या तो दायित्व बढ़ जाते हैं, जैसे सावधिक ऋण हो गया, विनिवेश हो गया, इस तरह से शामिल होता है। और लास्ट है सरकारी बजट की भूमिका, भूमिका के साथ साथ सरकारी बजट के उद्देश्य।
उद्देश्य उद्देश्य जरूर पड़ेगा, क्योंकि 6-7 उद्देश्य है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे आय और संपत्ति का पुनर्वितरण हो गया, संसाधनों का पुनः आवंटन हो गया, आर्थिक स्थिरता हो गई, रोजगार का सृजन करना हो गया, सार्वजनिक संपत्तियों का व्यवस्था करना हो गया, सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धि करना हो गया। ये सब सरकार के उद्देश्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो इस चैप्टर में इस सारे टॉपिक को क्लियर करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हालांकि इसके दो हिस्से होते हैं भुगतान संतुलन, एक होता है विदेशी विनिमय दर, दूसरा भुगतान संतुलन। तो जब भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ना है, भुगतान संतुलन के चालू खाता और पूंजी खाते में क्या अंतर है, या भुगतान संतुलन के चालू खातों की विभिन्न मदों को बताइए, या पूंजी खाते के मदों को बताइए। तो ये दोनों खाते बता रहे हैं। चालू खाता वो खाता होता है जिसमें एक देश के दैनिक व्यवहार को शामिल किया जाता है, सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है, और इसके अंतर्गत केवल 3 मदें शामिल होती है। नंबर 1, सभी प्रकार के वस्तुओं का आयात निर्यात, सभी प्रकार के सेवाओं का आयात निर्यात, और सभी प्रकार के एक पक्षीय अंतरण जो दान दक्षिणा होता है वो सब इसमें शामिल होता है। जबकि पूंजीगत खाते वो खाते होते हैं जहां पर सभी प्रकार के पूंजीगत मदें शामिल होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की संपत्ति और किसका दायित्वों का प्रभाव पड़ता है। और इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें निवेश और सभी प्रकार के एक देश के द्वारा लिए गए ऋणों को शामिल किया जाता है, और ये दोनों ही चीज अर्थव्यवस्था में संपत्ति और दायित्व को डायरेक्टली अटैक करती है। स्वायत्त और समायोजन लेन देन क्या होता है? स्वायत्त का मतलब ऑटोनोमस लेन देन ट्रांजैक्शन, और समायोजन का मतलब होता है आपका एकोमोडेटिंग लेन देन। स्वायत्त मदे वो मदे होती है जो लाभ के उद्देश्य के लिए की जाती है। एक देश का विदेशों के साथ जो कुछ भी व्यापार किया जाता है जो लाभ के उद्देश्य के लिए होता है, यानी कि आय के उद्देश्य के लिए होता है, उन सबको हम स्वायत्त, जैसे बस टीवी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया, कपड़ों का एक्सपोर्ट, ये सब लाभ के लिए होता है। इन सब का उद्देश्य व्यापार करना होता है और व्यापार करके आय का सृजन करना होता है। तो ऐसे मदों को हम स्वायत्त मदे कहते हैं। जबकि वो मदे जिनका काम केवल और केवल भुगतान संतुलन को संतुलित रखने के लिए किया जाता है, सरकार के द्वारा किए गए बेसिकली लेन देन होता है, जो आर्थिक सौदे होते हैं, इनका काम होता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था को संतुलित बना के रखा जाए। तो ऐसी मदों को हम समायोजन लेन देन के नाम से जानते हैं। भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारण कौन कौन से? एक, अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन और में असंतुलन क्यों होते हैं? क्योंकि एक देश में जब युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है, तब असंतुलन हो जाता है। एक देश में जब बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या फिर और भी कोई ज्यादा जो है डिजास्टर आ गया, उस टाइम अर्थव्यवस्था में जो है असंतुलन, क्योंकि हमें आयात ज्यादा करना पड़ता है, निर्यात कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधित परिवर्ती विनिमय दर, यानी कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? ये फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मिक्सअप होता है, जहां पर सरकार के विनिमय दर का निर्धारित तो नहीं कर सकती। तो ओपन मार्केट में जो विनिमय दर का निर्धारण होता है उसको एक निश्चित सीमा तक जो है क्या कर सकती है, इसमें सरकार एक सीमा तक परिवर्तन कर सकती है अपने अनुसार, इसलिए इसको प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इन टोटल टॉपिक्स, मेरे ख्याल से ये 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का मिला देखें तो ये 20 टॉपिक्स है, और ये 20 टॉपिक्स रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 से लेके 2025 के बीच में, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने किससे निकाले? इन 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके निकाले, तो इनको जरूर पढ़ना है आपको। इसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईडी के चैप्टर से, जहां पर सबसे पहला चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, ठीक है ना। इस समय भारत की जो स्थिति की बात करते तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में कृषि की स्थिति कैसी थी, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था, आधारभूत संरचना है। इसके अलावा एक टॉपिक ये है कि ब्रिटिश सरकार के सकारात्मक प्रभाव, ब्रिटिश सरकार का भारत में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है, इसमें औद्योगिक नीति 1956 के बारे में बताना है। इसके साथ साथ एक चीज और आपको बताना है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ लेना है आपको, वो है पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय
योजनाओं के उद्देश्य। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको अभी पढ़ना है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा डिटेल से, क्योंकि अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, केवल एक रिव्यू बता रहा हूं कि किन किन चीजों को कवर करना जरूरी है। बाकी हर एक चीज को डिटेल से बताएंगे। आज एक है, ठीक है, और 18 को पेपर है, तो आज 1 से लेकर 17 तक 17 दिन में आपको हर एक चीज प्रॉपर वे में अवेलेबल हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया आर्थिक सुधार 1991 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गारंटेड है यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 से 2 एमसीक्यू जरूर आते हैं। 6 नंबर का पोर्शन है जहां आपको बताना है एलपीजी नीति यानी कि एनईपी 1991 क्या है, इसमें लिबरलाइजेशन कैसे हुआ था, इसका मीनिंग, इसका प्रभाव, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, इन सब के बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेना है। साथ ही साथ इनके क्या कारण है कि सुधार करना पड़ा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक एग्जाम में आता है, जैसे लाइसेंस सिस्टम से आप क्या समझते हैं, लाइसेंस सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है। इसके अलावा एक चीज और है, परमिट सिस्टम क्या होता है, परमिट सिस्टम क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एनईपी 1991। उसके बाद के 4 चैप्टर मिला के, मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, रोजगार, और इसके अलावा आपका एक हो गया रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, और एक चैप्टर और है आपका रूरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यावरण। इन 4 चैप्टर से एग्जाम में करीब 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल यूं कह रामबाण है, आईआईटी का पढ़ना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100%, 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है ऑप्शनल में, मानव पूंजी निर्माण या फिर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी 4 चैप्टर में से, ठीक है, क्वेश्चन तो आएंगे ही और ऑप्शनल आते हैं। ध्यान में रखना। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर होता है, मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत बताना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, किस प्रकार से मानव पूंजी निर्माण को ये आगे बढ़ाती हैं। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में शिक्षा की क्या भूमिका है, उत्पादकता को बढ़ाना, आय बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना। तो ये वाला चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ना है। सबसे इसके अलावा एक टॉपिक इसमें है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, समस्याओं के बारे में भी पढ़ लेना। इसके साथ ही ये 2 टॉपिक, एक स्रोत और एक समस्या, इन 2 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में आपको क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गारंटेड है, तो ये इसका क्वेश्चन तो 100% आपको आएगा ही आएगा, जिसमें पूछा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर काम करने के लिए अगर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता हो, तो क्योंकि बाकी लोगों का काम नहीं है तो बाबा 4 लोग काम करते हैं, तो 2 की जरूरत है, 4 लोग काम करते हैं, मतलब 2 लोग छिपे हुए दिखते काम करने के लिए, कि काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनकी जरूरत ही वहां पर नहीं। ऐसी स्थिति को हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या बताता है कि एक देश में कुल श्रमिक कितना है, कितना लोग काम कर रहे हैं, और देश में कुल जनसंख्या कितनी है। तो इन दोनों का बीच का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को जो है क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन रेट, कि देश की कुल जनसंख्या का कितना लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं का नियमित रोजगार, तो एक क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि अर्बन एरियाज मतलब शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में रोजगार का दर अधिक होता है, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, आता है एग्जाम में 2 नंबर में। तो उसके पीछे का प्रमुख कारण ये है, नंबर 1, शहरी महिलाओं को अक्सर घर से पारंपरिक संस्कृति के अनुसार उनको घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाया जाता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं मजबूरी में घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो खुद ब खुद काम करने के लिए बाहर चली जाती है। 2 प्रमुख कारण है भारत में। औपचारिकरण, इनफॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, और दूसरा है आपका कैजुअलाइजेशन किसे कहते हैं। तो इनके लिए आपको पढ़ना, ये टॉपिक को कवर कर लेना है, एग्जामिनेशन में कोई भी एक टॉपिक आएगा जरूर। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पर्यावरण, जिसमें आपको पढ़ना है सतत विकास किसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, हरित विकास ग्रीन ग्रोथ किसे होते हैं, नेट जीरो का क्या मतलब होता है, सतत विकास की रणनीतियां कौन कौन सी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर से, वो पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है आपको सबसे जरूरी है ओजोन क्षरण किसे बोलते हैं, दूसरा होता है लैंड डिग्रेडेशन,
भूक्षरण किसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप अपने साथ देख लेना ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक, ठीक है। ये 3 टॉपिक ओजोन क्षरण, भूक्षरण और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं हम ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में। इसमें एक है स्वयं सहायता समूह क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका क्या होता है, इसे किसे कहते हैं, इसका भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है, इसका क्या उद्देश्य रहा है, इसका क्या भूमिका रही है, इसके बारे में। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में माइक्रो क्रेडिट की क्या भूमिका है। नाबार्ड किसे बोलते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, और ग्रामीण बैंक की प्रमुख भूमिका तथा भारत में ग्रामीण की औपचारिकता क्या है, ठीक है। इन 4 टॉपिक को पढ़ लीजिए ग्रामीण विकास बारे में, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अनुभव, ठीक है। भारत का और भारत के पड़ोसी क्षेत्र जिसमें चीन, पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में भारत और चीन पाकिस्तान की तुलना में तुलना की जाती है, आर्थिक तुलना, आर्थिक विकास तुलना। और खास सबसे खास बात है इस चैप्टर से आपसे केस दिया जाएगा, मतलब कोई एक टेबल सारणी दी जाएगी और सारणी के बीच में कहा जाएगा आप तुलनात्मक व्याख्या कीजिए, मतलब वो आपका जीडीपी से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हो सकता है, वो उत्पादक से रिलेटेड आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको पढ़ने के बाद उसके बीच में कंपेरिजन करना होगा। आर्थिक विकास दर के बीच में तुलना की सकती है, जनसंख्या और मानव विकास के बीच में तुलना की जा सकता है, भारत के विकास की रणनीति किस प्रकार से, भारत में विकास। इसके अलावा छोटे टॉपिक में कुछ टॉपिक है जो इस चैप्टर से आता है, और खासकर चीन वाले, चीन से, जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी की क्या है, कब शुरू हुआ था। इसके अलावा सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक एरिया, ठीक है। और एक चीज और है जिसमें आप पूछा जाता है डुअल प्राइसिंग, डुअल प्राइसिंग यानी कि दोहरी मूल्य नीति, ये चाइना से रिलेटेड है और इन सबसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। खासकर लास्ट का क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर से रहता है, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो आपको केस से रिलेटेड जुड़ा हुआ रहता है। इन सबके पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, आपको करंट इकोनॉमी से पूछ लिया जाता है, और इस करंट इकोनॉमिक्स में ये केस बेस भी आ सकता है, या बिना डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग केस में आ सकता है, शॉर्ट केस में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। जिसमें डिजिटल बैंकिंग के क्या लाभ होते हैं, नीति आयोग क्या है, इसके नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, नीति आयोग की कार्य एवं भूमिका के बारे में पूछा सकता है। यूपीआई क्या है, भारत में यूपीआई की क्या स्थिति है। उसके अलावा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन। फिर आपका आ जाएगा WTO, फिर आ सकता है G20, जो भारत में G20 समिट हुआ था, उसके बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं भी एक क्लास में जरूर बताऊंगा इनके बारे में। तो ये टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी अलग से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इस साल जो है 60:40 के बेस में क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि 40% आपका केस होगा और 60% आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस क्वेश्चन में भी आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट दे दी जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। दैट्स क्लियर। कोई डाउट है, कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक बेधड़क आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और वहां पर कमेंट करके बताइए सर मुझे ये डाउट है, क्योंकि इसके बाद मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, केस स्टडी बताने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एक चीज जो आपके 2026 के एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे साथ बने रहना होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना होगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना होगा, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों का भी भला कर देना होगा जो हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड की क्लास को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए यहाँ आना होगा द इकोनॉमिक्स गुरु। थैंक यू एंड बाय।